भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। How would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर भारत में बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने ये बयान लंदन में दिया और बवाल भारत में थमने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी के बयान पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जिक्र करना पड़ा कि विदेश में जाकर लोकतंत्र की अपमानना हो रही है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मांड्या में रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। तो पहले सुनिए कि राहुल गांधी के स्पीच पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बयान दिया। उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर क्यों राहुल के बयान पर पीएम मोदी हमलावर है और क्या चुनाव में राहुल का असर होगा। लंदन में भगवान बसवेश्वर लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर, लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में राहुल गांधी 3 दिन के लंदन दौरे पर गए थे। यहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष अपनी आवाज नहीं रख सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि विपक्ष का कोई नेता किसी भी यूनिवर्सिटी में बोल नहीं सकता। भारत में लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने माइक बंद का जिक्र पहली बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था। तो पहले आप लंदन में दिए गए राहुल गांधी का बयान और साथ में भारत जोड़ो यात्रा में माइक बंद को लेकर क्या कहा था वो बयान भी सुन लीजिए। How would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. Right? And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House. When there are important things that we need to speak about, demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory, when we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का।
पार्लियामेंट हाउस में आप ऐसे बंद हो जाता है 2 मिनट में। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। क्या बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। 4 साल आप सेना में काम करो, 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी और 4 साल बाद घर जाइए, माइक ऑफ। यह है अग्निवीर, यह है हालत देश की। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के 2 महीने बाकी हैं और 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को एक बार फिर कर्नाटक के दौरे पर मंड्या और हुबली धारवाड़ पहुंचे। पिछले 2 महीने से भी कम समय में प्रधानमंत्री मोदी राज्य में 6ठी बार पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कांग्रेस जेडीएस के गढ़ मंड्या में रोड शो किया और फिर एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वे हुबली धारवाड़ पहुंचे और आईआईटी धारवाड़ का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने इशारों में राहुल गांधी पर निशाना साधा। मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके साथी मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन मोदी एक्सप्रेसवे बनाने में मस्त है। इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी का असर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में होगा या बीजेपी कर्नाटक में बाजी मारेगी? अब इसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि 2018 में बीजेपी का क्या हाल था। कर्नाटक के अंदर 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं था, लेकिन 104 सीटों पर जीत जरूर मिली थी। सरकार बनाने के लिए कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा 113 है। राज्य में कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन करके सरकार बनाई। हालांकि बाद में दोनों पार्टी के कई विधायकों ने पाला बदल लिया। इन विधायकों की मदद से बीजेपी ने सरकार बनाई। बीएस येदियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2021 में बीजेपी नेतृत्व ने उनकी जगह बसपा राव बोम्मई को सीएम बना दिया। कहा जाता है कि बोम्मई को येदियुरप्पा की सलाह पर ही सीएम बनाया गया था। इसके अलावा कर्नाटक में बीजेपी के पास मुख्य रूप से 4 चुनौतियां भी हैं, जिसे बीजेपी को सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले चुनौती की सरकार से नाखुश है कार्यकर्ता, क्योंकि उन्होंने बोम्मई को सीएम बनाया और येदियुरप्पा को सीएम पद से हटा दिया था। और दूसरा नंबर की प्रदेश गठबंधन में कई गुटों का बनना भी हो गया है। तीसरा, संगठन और सरकार में तालमेल की कमी है और चौथा, नेतृत्व की कमी है। येदियुरप्पा के बाद अब पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर पूरी पार्टी एकजुट हो सके। कुल मिलाकर प्रदेश स्तर पर पार्टी में नेतृत्व की बड़ी कमी है। बात अगर कांग्रेस की करें तो राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस ने कर्नाटक में जान फूंकने की पूरी कोशिश की है। कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 दिनों तक चली थी। इस यात्रा के बाद कर्नाटक में नारा दिया गया कि अब की बार कांग्रेस 150 पार। कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर काफी रणनीति भी तैयार की। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में यात्रा के दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। भारत जोड़ो यात्रा में दोनों मां बेटी पहुंची थी। राहुल की यात्रा का रूट और सियासी समीकरण को अगर समझे तो यात्रा दक्षिण कर्नाटक से होकर गुजरी। यात्रा 7 जिलों से 7 संसदीय सीटों से होकर गुजरी थी। जिस 7 संसदीय सीटों से गुजरी उसमें चामराजनगर, मैसूरू, मांड्या, तुमकुर, चित्रदुर्ग, बेल्लारी और रायचूर से होकर ये यात्रा गुजरी थी। इन 7 संसदीय इलाकों में करीब 21 विधानसभा सीटें आती हैं। दक्षिण कर्नाटक का यह पूरा हिस्सा वोकालिंगा समुदाय का गढ़ माना जाता है, जो मूल रूप से जेडीएस से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जेडीएस का हिस्सा पाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी निगाहें लगाए बैठी हैं। खासकर मैसूर इलाके में पारंपरिक रूप से लड़ाई कांग्रेस और जेडीएस के बीच में है। हालांकि यहां बीजेपी अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह ज्यादा सफल नहीं हो पा रही। हालांकि यह भी देखना जरूरी होगा कि बीजेपी चुनाव में
हिजाब, हलाल जैसे मुद्दों को भी उखाड़ सकती है, लेकिन क्या इसका असर चुनाव में पड़ेगा और कांग्रेस विजय मार पाएगी? इसके साथ ही यह भी देखना जरूरी होगा कि क्या कांग्रेस बाजी मार पाएगी या फिर बीजेपी वहां पर सरकार बनाएगी। ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।